पैसे को कमाने से भी ज्यादा मुश्किल क्या है? पैसे को कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को बचाना। और पैसे को बचाने के लिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस या मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज किया जाता है बैंक्स का। और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज बैंकिंग, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक भी हमें यही सिखाता है कि हमारे बैंकिंग क्या होता है, यानी बैंक्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम यही करेंगे कि हमारे बैंकिंग यूनिट जो है वो क्या है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, मैं हूं गगन वोरा और मैं आपको आज की वीडियो में करवाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज कमर्शियल बैंक्स। ध्यान से सुनो, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मनी हम लोग लास्ट एक शॉर्ट की वीडियो में कर चुके हैं, ध्यान से उस वीडियो को देख लो। उसके बाद ये वीडियो करेंगे बैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेपर में 6 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बैंकिंग। हाँ दोस्तों, अगर हम हमारे चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 6 विच इज बैंकिंग, बैंकिंग में हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में। आज की वीडियो फोकस रहेगी हमारी कमर्शियल बैंक्स को लेकर, सेंट्रल बैंक आज नहीं करेंगे। कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स क्या है? देखो, कमर्शियल वर्ड आ रहा है। कमर्शियल का मतलब हो गया सर बिजनेस, कमर्शियल का मतलब हो गया कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, यानी ऐसे बैंक्स जो कि बिजनेस कर रहे हैं। बैंक बिजनेस कर रहे हैं मतलब सर बिजनेस तो प्रॉफिट कमाता है, तो क्या बैंक भी प्रॉफिट कमा रहे हैं? एग्जैक्टली बेटा, यानी हम वो वाले बैंक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास खुले हुए हैं, जिनका काम होता है प्रॉफिट कमाना किसी नॉर्मल बिजनेस की तरह। इसका मतलब बैंकिंग भी एक बिजनेस है। देखो क्या लिखा हुआ है सर, अगर हम बैंक्स के बारे में ध्यान से सुने, हमारे पास लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का मतलब बैंक का क्या काम होता है? ये है बैंक और ये है पब्लिक। बैंक हमारे लिए क्या काम कर रहा है? बैंक हमारे लिए काम कर रहा है कि हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके अलावा हम लोगों को क्या कर रहा है सर? ये लोन दे रहा है, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। बैंक जो हमसे पैसा लेता है ना, उस पैसे को सिर्फ लोन नहीं देता, उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी कर देता है। तो ये सोर्सेस देखो, लोन देना और इन्वेस्ट करना, यहां से बैंक रिटर्न कमाएगा और जो डिपॉजिट्स पब्लिक से इकट्ठे किए हैं उसके ऊपर रिटर्न देगा। बेसिकली ध्यान से सुनो, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा बैंक के जो सारे काम करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक आर सम एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। बेसिकली आपको अपने आसपास जितने भी बैंक दिख रहे हैं जिसमें आप लोगों को भी अकाउंट खोला होगा, वो सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं, जिनका काम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स करना, यही होता है। ध्यान से सुनना, बैंक्स आपको लोन देते हैं, ठीक है जी। ध्यान से सुनो, बैंक के पास जब पैसा आता है, बैंक आपको लोन देंगे। सपोज बैंक ने आपको लोन दिया एट द रेट 10% के रेट पे, और बैंक में मैंने डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट पे बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है सपोज 6% के रेट पे, यानी बैंक बेसिकली हमारे पैसे पे 6% इंटरेस्ट दे रहा है और अपने लोन पे 10% कमा रहा है। तो इन शॉर्ट 4% बैंक का क्या हो गया सर? ये प्रॉफिट हो गया। तो बैंक की मेन इनकम इसी से आती है, लोन देने से। समझ आ रहा है आपको? आई होप से बेसिकली कवर हो रहा है कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो इस तरीके से कमा रहे हैं। जो हमारे पास फंक्शंस बैंक, जो कमर्शियल बैंक खुले हुए हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या है ध्यान से सुनो। हमारे पास कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस है, द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो आते हैं हमारे पास, कौन कौन से? ध्यान से देखो, एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, फिर है हमारे पास एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एडवांसिंग ऑफ लोन्स को हम लोग ग्रांटिंग लोन्स भी बोलते हैं, यानी लोन देना। तो कमर्शियल बैंक्स के हमारे पास दो फंक्शन है, एक है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, एक है लोन देना, यानी पब्लिक को लोन देना। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का क्या मतलब है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स पब्लिक से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। सर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। देखो, जो हमारे पास बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तीन तरीके से हमारा डिपॉजिट बैंकों के पास होता है। कैसे कैसे तीन तरीके से सर? एक पैसा पड़ा होता है हमारे पास सेविंग्स अकाउंट में, यानी हम लोग मोस्टली जो बैंक के पास अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें पैसा डालते हैं। और एक पड़ा होता है सर हमारा पैसा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट कौन लोग खुलवाते हैं सर? वो वाले लोग जिनके डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, नेमली बिजनेसमैन। और एक होता है सर हमारे पास जो पैसा रखते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स में। फिक्स डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट ही बोला जाता है। इसके अंदर पैसा एक लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी एक सब्सटेंशियल टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, बैंकों के पास रहता है। तो तीन तरीके से बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। ध्यान से देखो, so accepting deposit, it is the most important function of commercial bank. Commercial bank accept deposit in certain forms according to the requirement of different sections of the society, या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे। पहला अकाउंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। ये करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात कर रहा है, करंट अकाउंट की।
देखो कह रहा है जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन विद सच डिपॉजिट्स। कह रहा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं जनरली वो लोग ये अकाउंट खोलते हैं क्योंकि उनको इस पैसे से डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है। दे कैन बी विड्रॉन बाय अ चेक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कह रहा है ये वाला पैसा कभी भी निकाला जा सकता है चेक के थ्रू बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स। बैंक इन अकाउंट पे इन पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता। रदर बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज लेता है कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत बार आप विड्रॉ कर रहे हो, बहुत बार डिपॉजिट कर रहे हो, तो करंट अकाउंट मेंटेन करने के बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्ज जरूर लेगा। तो ये थे हमारे पास करंट अकाउंट। किसके थ्रू? मेन क्या था इसमें सर, खोले जाते हैं जनरली बिजनेसमैन के थ्रू विद दिस इंटेंशन कि वो डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट अकाउंट की बात करें, फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। इसकी बात ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट refers to those deposits in which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time। यानी फिक्स डिपॉजिट वो वाला अकाउंट है जिसके अंदर पैसा बैंक में जमा करवा रहे हो आप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो लिखा हुआ है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने पैसा बैंक में जमा करवा दिया। सच डिपॉजिट डज नॉट प्रोवाइड चेक फैसिलिटी, यानी इस पैसे को निकाल नहीं सकते ना आप, तो इसीलिए इसको निकालने के लिए किसी तरीके की चेक फैसिलिटी भी नहीं मिलती। फिर दीज डिपॉजिट्स कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन डिपॉजिट्स पे आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। देखो सर, पैसा भी तो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो गया। सपोज आपने पैसा एफडी करवाई 5 इयर्स तक की, तो 5 इयर्स तक का पैसा निकाल नहीं सकते। निकाल लोगे तो बीच में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सपोज आपने पैसा 2 साल के बाद निकाल लिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता उस पे। तो ये है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट जिसके अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है। फिर आता है फाइनली हमारे पास क्या सर, हमारे पास देखो पहले तो मैंने आपको डिफरेंस दे दिया है करंट अकाउंट डिपॉजिट का, फिक्स डिपॉजिट का। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के हिसाब से, ध्यान से देख के जाना। और फाइनली हमने पढ़ना है सर सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट को ध्यान से सुनो। सेविंग डिपॉजिट क्या कहता है? द डिपॉजिटर आर गिवन द चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। यानी ये वो वाला अकाउंट है जिसके अंदर पैसा जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है सर, यानी सर ये तो करंट अकाउंट ही हुआ, उसमें भी निकाल सकते थे, बट बेटा यहां पर सम रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल इन ऑर्डर टू डिस्करेज द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सेविंग्स अकाउंट। बेसिकली सेविंग अकाउंट वो वाला अकाउंट है जो खोला गया है सेविंग करने के लिए। यानी सर इसमें अगर पैसा डाल रहे हो तो इमरजेंसी पे निकालो और नॉट ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस जो करंट अकाउंट में होता था। करंट अकाउंट का पर्पस था बिजनेस के लिए खोलना, यानी अब बिजनेसमैन खोल रहा था डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करने के लिए। सेविंग अकाउंट का पर्पस तो सेविंग के लिए खोलना है ना, तो ये वाला पैसा जो है निकाल तो सकते हो बट सम रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो मैं कह सकता हूं सर रिस्ट्रिक्शंस तो हमारे पास एफडी में भी होती थी, यानी ये अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट डिपॉजिट और एफडी दोनों के फीचर लगते हैं, दोनों का एक हाइब्रिड अकाउंट हो गया हमारे पास सेविंग डिपॉजिट। दे कैरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट। देखो करंट अकाउंट पे तो मिलता ही नहीं था, एफडी पे हाई होता था क्योंकि पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो गया। सेविंग्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो है वो एफडी से कम है क्योंकि इस पे आपको पैसा निकालने की फैसिलिटी मिल जाती है, ऑल्दो रेस्ट्रिक्शंस है बट निकाल फिर भी सकते हो, तो इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट है वो कम मिलता है थोड़ा सा। तो ये तो हमने प्राइमरी फंक्शन में किया, पहला वाला कौन सा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में यानी प्राइमरी फंक्शन के अंदर ही सेकंड आता है हमारे पास एडवांसिंग लोन्स। बैंक जिस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसी पैसे को बैंक लोन दे देता है। देखो बैंक खाली पैसे को अपने पास रख के कुछ नहीं करेगा, बैंक ने हम लोगों को इंटरेस्ट देना होता है, तो इंटरेस्ट कमाएगा कैसे, उस पैसे को आगे लोन बांट के। तो कैसे लोन बांटेगा, ध्यान से सुनो। द डिपॉजिटर रिसीव बाय बैंक, द डिपॉजिट्स रिसीव बाय बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल, खाली नहीं रखा जाता वो पैसा। सो आफ्टर कीपिंग अ सर्टेन कैश रिजर्व द बैलेंस इज गिवन टू नीडी बोरोवर्स एंड द इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम which is the main source of income from the bank। ओके यानी जो बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो लोन जो देता है बैंक, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाता है वही है। आई होप सो समझ आता है कि बैंक पैसा कमा कैसे रहा है। अब जो बैंक है वो लोन कैसे कैसे देता है, कह रहा है पहले एक लोन दे सकता है बैंक कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन इन द बोरोवर, गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। चलो इसका ना एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज मेरे पास ना एक कंपनी के शेयर्स पड़े हैं 1 लाख रुपए के। ओके 1 लाख रुपए के कंपनी के शेयर्स पड़े हैं और मुझे पैसे की जरूरत आई। मैं इन शेयर्स को बेच के पैसा कमा सकता हूं, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, मैं इनको बेच सकता हूं, पैसा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बट ना मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला सर देखो मेरे पास 1 लाख के शेयर्स पड़े हैं, एक अच्छी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, उसके शेयर्स पड़े हैं मेरे पास, मेरे को पैसे की जरूरत है, आप ये शेयर्स मेरे से ले लो और मुझे ना इसके बदले लोन दे दो, मैं आपको लोन वापस कर दूंगा। यानी देखो शेयर्स मैंने एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रख दिए, यानी ये मेरी यहां पर लिखा था ना बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट, ये मेरी शेयर करंट एसेट्स थे, इसके अगेंस्ट मैंने अपना लोन ले लिया। अब बैंक क्या करेगा, इस लोन का अमाउंट, देखो इससे फायदा क्या हुआ, पहले फायदा सुनो।
फायदा ये हुआ कि मेरे शेयर्स जो है बैंक के पास एक तरीके से प्लेज पड़े, गिरवी पड़े हैं। जब मैं लोन वापस कर दूंगा तो शेयर्स मेरे वापस हो जाएंगे। पर अगर मैं पहले बेच देता तो शेयर्स भी हाथ से चले जाते और मेरे पास पैसा बाद में बचता भी नहीं, क्योंकि जो पैसा मेरा था वो भी खर्च हो जाता। तो इसीलिए ये मैंने जब लोन ले लिया तो बैंक क्या करेगा, बैंक मुझे इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, इस करंट एसेट के अगेंस्ट ना एक लिमिट सैंक्शन कर देगा, ठीक है, कि हाँ सर आप इतना पैसा निकाल सकते हो, और वो जो अमाउंट होगा वो मेरे अकाउंट में डाल देगा। फायदा ये है कि द बोरोअर मे विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन इज क्रेडिट लिमिट। जो लिमिट दी होगी ना मुझे, मैं उसके अंदर से जितना मर्जी अमाउंट निकाल सकता हूं, और इंटरेस्ट सिर्फ उसी अमाउंट पे देना होगा जो मैंने एक्चुअल में यूज किया होगा, नॉट ऑन द कंप्लीट वन। ठीक है, ये था हमारे पास कैश क्रेडिट। फिर आता है हमारे पास डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स वो वाले लोन होते हैं जो बैंक ना वापस मांग सकता है आपसे कभी भी। कभी भी का मतलब क्या हुआ सर, ऐसे तो कोई भी बिजनेस ही नहीं चलता कि सर बैंक हमसे पैसा दे और कभी वापस मांग ले। ध्यान से सुनो पहले, डिमांड लोन रेफर्स टू दोस लोन्स व्हिच कैन बी रिकॉल्ड या डिमांड बाय बैंक एट एनी टाइम। द एंटायर सम ऑफ द डिमांड लोन इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोअर एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम। यानी कह रहा है कि जो हमारे पास लोन का अमाउंट है वो पूरा का पूरा बोरोअर को दिया जाएगा इसके अंदर, और उससे पूरे लोन पे इंटरेस्ट लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जितना वो यूज करेगा उसी पे, पूरे लोन पे। अब डिमांड लोन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि बैंक इस पैसे को आपको देगा और जब बैंक का मन करेगा वापस मांग लेगा। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अलग केस चलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, यहाँ आप इतने टाइम के लिए पैसा यूज कर सकते हो, इसके बाद आपको हम पैसा वापस मांग लेंगे आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से डिमांड लोन होता है। पेपर में आपको लिख के ऑल दो यही आना पड़ेगा। देन आता है शॉर्ट टर्म लोन। दे आर गिवन एज अ पर्सनल लोन्स, यानी पीएल होता है एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं पीएल, पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब कुछ गिरवी रख के मिलता है। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बोरोअर एंड द बोरोअर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ द लोन ग्रांटेड। कह रहा है कि जो पैसा होता है बोरोअर के अकाउंट में डाल दिया जाता है और बोरोअर इस अकाउंट से जितना मर्जी पैसा जो है वो निकाल सकता है, मतलब उसकी लिमिट के अंदर जितना उसको लोन मिला वो पैसा निकाल सकता है, और पूरे लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो जाता है। तो ये था हमारे पास ग्रांटिंग लोन का टॉपिक। आई होप आपको समझ आता है। चलो मूव करते हैं हमारे अब सेकेंडरी फंक्शंस पे। अगर हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें, कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ रहे हैं। देखो, प्राइमरी फंक्शंस तो वो हो गए जो बैंक का मेन काम है। अब बैंक अपने सेकेंडरी फंक्शन करेगा जो कि बैंक का ऑल्दो काम तो नहीं होता, बट बैंक इन सर्विसेज के थ्रू बहुत सारा पैसा कमाता है। तो बेसिकली यहां पर बैंक की अदर सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि इन एडिशन टू द प्राइमरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक आल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शन। पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी बैंक विल गिव यू अ फैसिलिटी थ्रू व्हिच यू कैन ओवरड्रॉन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है 10 लाख रुपए, आपको किसी को पेमेंट करनी है 12 लाख की, बैंक आपको अलाउ कर देगा, हाँ सर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकालो पेमेंट कर दो। यानी पड़ा भी नहीं है फिर भी बैंक ओवरड्रॉ करने की फैसिलिटी दे देगा। ये सबको नहीं दिया जाता, रिस्पेक्टेड रिलायबल कस्टमर को फैसिलिटी दी जाती है। इस फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हम एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से बैंक मुझे 2 लाख रुपए का लोन दे रहा है, तो इस लोन के ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है। अब ये फैसिलिटी सबको नहीं मिलती, मैंने आपको बता दिया रिलायबल रिस्पेक्टेबल कस्टमर को मिलती है। It is a facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit। यानी पहले ही तय होता है कि आप कितना एक्स्ट्रा निकालने के लिए लायबल हो या फिर निकाल सकते हो। This facility is generally given to respectable and reliable customers। यहां पर आएगा reliable customer for a short period। The bank charges interest on the amount overdrawn by the customer। जितना आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाला, इस केस में 2 लाख निकाला था, तो बैंक इस 2 लाख रुपए के ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। सेकंड आता है हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ना बैंक आपको प्री पेमेंट कर देता है आपकी। प्री पेमेंट का मतलब सर ध्यान से सुनो, सपोज मेरे को एक चेक मिला, अब उस चेक के बारे में ध्यान से सुनना। मेरे को एक चेक मिला जिसकी ना डेट है 2 महीने के बाद की, यानी मुझे उस चेक की पेमेंट मिलेगी 2 महीने के बाद। आपने मुझे पेमेंट देनी थी, आपने मुझे 2 महीने का चेक दे दिया सर, 2 महीने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, पर मुझे पेमेंट आज ही चाहिए। मैं गया मेरे बैंक के पास, भागा, मैंने बोला सर देखो 2 महीने के बाद पेमेंट आनी है, ये पड़ा सबूत, ये रहा चेक जिस पर्सन ने मुझे दिया। मैं बैंक से बोलूंगा सर इस चेक की ना पेमेंट मुझे आप आज कर दो, ठीक है, जाके उस 2 महीने बाद उस पर्सन से पैसे ले लेना। बैंक कहेगा हम लोग पागल बैठे हैं क्या, फ्री में काहे की पेमेंट करें? तो बैंक कहेगा हम आपको आज पेमेंट तो कर देंगे। सपोज 1 लाख रुपए का मेरा चेक है, बैंक कहेगा हम आपको 95,000 दे देंगे, और जाके 2 महीने के बाद उस पर्सन से पूरा 1 लाख ले लेंगे। तो इन शॉर्ट बैंक ने पूरा 5,000 रुपए कमा लिया बीच में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारा चेक आ जाते हैं, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल वगैरह आ जाते हैं जो कॉमर्स के टर्म है। आप ये लिख के आओ यहाँ पे, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच द होल्डर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी होल्डर ऑफ चेक जो था, कैन गेट बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले बैंक से जाके पेमेंट ले सकता है।
द बैंक discounts the bill and provide funds after deducting the discounting charges. On the date of maturity, bank gets the payment from the party that had accepted the bill. यानी जिस पार्टी ने मुझे चेक दिया था, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया था कि वो मुझे पेमेंट देगी, बैंक जाके 2 महीने के बाद या फिर जो भी मेच्योरिटी डेट होगी उस डेट पे जाके उस बंदे से पेमेंट ले लेगा। फिर आता है मेरे पास यहां पर एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है? यानी बैंक यहां पर मेरे एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब बैंक बीइंग एन एजेंट बहुत सारे काम करता है, ध्यान से सुनना। कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स सर्टेन एजेंसी फंक्शंस फॉर द कस्टमर। फॉर दीज सर्विसेज बैंक चार्जेस सम कमीशन फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। क्या क्या फंक्शन है, ध्यान से सुनो। जैसे कि बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड्स के फंक्शन परफॉर्म करता है। बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स like demand drafts and mail transfers etc. collection and payment of various items। बैंक देखो पहले वाले में था ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी बैंक मेरे लिए फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देता है। फिर कह रहा है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कमर्शियल बैंक कलेक्ट चेक, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शन एंड अदर पीरियोडिकल रिसिप्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। यानी कस्टमर्स के बेस पे, कस्टमर के बिहाफ पे, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कमर्शियल बैंक अलग अलग जगह से जहां से उसकी पेमेंट आ रही होती है, चेक आ रही होती है, वो इकट्ठे कर लेता है। एंड ऑल्सो मेक वेरियस पेमेंट्स लाइक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। और इन सब चीजों की पेमेंट भी जो है वो अलग अलग टाइम पे कर दी जाती है। ओके, तो ये था कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। फिर अब परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में आ गया सर हमारे पास शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। कह रहा है बैंक हमारे लिए ये सारी चीजों को भी खरीद लेता है। कमर्शियल बैंक बाय एंड सेल स्टॉक एंड शेयर्स of private companies as well as government securities on behalf of their customers। यानी कस्टमर बोलते हैं कि सर खरीद लो, तभी खरीदता है। फिर आता है हमारे पास इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। कमर्शियल बैंक्स आपको डिफरेंट टाइम पीरियड पे इनकम टैक्स कंसल्टेंसी देते रहते हैं। रीजन बीइंग कि सर आपका पैसा बैंक में जमा है, तो बैंक आपको बोलता रहता है कि सर इस पैसे पे आपका इतना टैक्स कैलकुलेट हो सकता है, इस पे इतना टैक्स बन सकता है। टैक्स प्लानिंग पे मुझे कंसल्ट करता रहता है। They also advise their customer on matters relating to income and even prepare their income tax returns। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये वाला पॉइंट तो हमारे पास पहले भी आ गया। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, देखो 2 बार आ गया पॉइंट ये वाला। तो हम लोग इस पॉइंट को डबल मानते हुए यहां पर कवर कर चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बैंक हमारे ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का काम भी करता है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का काम मतलब, ट्रस्टीज क्या होते हैं? बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा। ट्रस्टी का मतलब एक ऐसा पर्सन जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो एक पर्सन इस बैंक को ट्रस्ट करते हुए क्या करता है, ध्यान से सुनना। सपोज एक पर्सन जो है वो ना अपनी विल प्रिपेयर कर रहा है। विल का मतलब वसीयत। वसीयत का मतलब सर उसको लगता है कि जब वो मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी के आगे जाके जो वारिस होंगे या फिर जो लीगल हायर्स होंगे वो कौन होंगे, वो पहले ही लिख के जा रहा है उस विल में। अब ये विल जो होती है ना वो बैंक अपने पास एज अ ट्रस्टी रखता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है बंदे की तो वो एज एन एग्जीक्यूटर यानी इसको एग्जीक्यूट करता है विल को, कि किस किस को क्या क्या मिलना था वो बता देता है और बांट देता है। कमर्शियल बैंक प्रिजर्व द विल्स ऑफ देयर कस्टमर एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर्स। आई होप से समझ आता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब है दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स टू ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड द सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर्स टू द कस्टमर्स। ध्यान से सुनना, मेरे को ना एक पर्सन से परचेज सेल करनी है, अब यानी बिजनेस करना है। अब वो बंदा बिजनेस करने के लिए मेरे को पता क्या बोलता है कि सर मुझे ना आपकी एक लेटर ऑफ रेफरेंस लेके आओ बैंक से, कि हाँ बैंक एक ट्रस्ट फॉर दी कस्टमर हो। अगर बैंक लेटर ऑफ रेफरेंस दे देता है इसका मतलब आपकी पेमेंट्स वगैरह बैंक में बढ़िया से जमा होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो बैंक मुझे लेटर ऑफ रेफरेंस दे रहा है कि हाँ इस पर्सन से आप पेमेंट, इस पर्सन से आप बिजनेस कर सकते हो, ये पर्सन अच्छा है बिजनेस करने के लिए। ओके, तो इस तरीके के हमें लेटर ऑफ रेफरेंस दे दिया। ये तो थे एजेंसी फंक्शन जिसके अंदर बैंक मेरा एजेंट बन के काम करेगा। ओके, इसके अलावा आते हैं ना कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन वो वाले फंक्शन है जिसके अंदर बैंक जनरली काम कर रहा है मेरे लिए। यानी जनरली का मतलब वो सबके लिए फैसिलिटी होंगी ये वाली। देखो एजेंसी फंक्शंस तो उनके लिए होंगे बैंक जिनको, यानी आप अगर बैंक को अपना एजेंट हायर करोगे, पर जनरल यूटिलिटी फंक्शन तो सबको मिलेंगे। जैसे कि लॉकर फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, आप जाओ बैंक से लॉकर ले लो। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक द सेफ्टी ऑफ वॉल्ट, लाइक सेफ्टी वॉल्ट और वाउचर्स टू कीप द वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ कस्टमर्स इन द सेफ कस्टडी। ओके, यानी हमें लॉकर फैसिलिटी दी जाती है बैंक्स के थ्रू। ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? आप ना बहुत सारी करेंसी लेके जब दूसरी कंट्री में घूमने जा रहे होते हो तो रिस्क होता है करेंसी के गुमने का, ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग होने का। तो आपको ना एक चेक, एक बेसिकली कार्ड की फॉर्म में होता है। कमर्शियल बैंक इश्यूज अ ट्रैवलर्स चेक
टू देयर कस्टमर्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी, जिससे आप जर्नी के दौरान कैश ले जाने से बच जाते हो। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज वालों स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। देखो जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सपोज मैंने एक्सपोर्ट यानी मैंने इंपोर्ट करना है यूएसए से। अब मैं यूएसए से इंपोर्ट कर रहा हूं, कोई सामान खरीदना है, टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। वो पर्सन तब तक गुड्स नहीं भेजेगा जब तक पेमेंट नहीं मिल जाती, मैं तब तक पेमेंट नहीं करूंगा जब तक गुड्स नहीं मिल जाते। ऐसे तो सर कभी इंपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, कभी ट्रेड हो ही नहीं पाएगा हमारे बीच में। मैं जाऊंगा मेरे बैंक के पास, मैं बोलूंगा सर मुझे ना एक लेटर ऑफ क्रेडिट दो। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब कि आप ना मुझे ये लिख के दो कि वहां से जब गुड्स आएंगे मैं पेमेंट कर दूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको समझने के लिए कि बैंक से आप ये लिखवा रहे हो कि सर जब वहां से गुड्स आएंगे मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, वो कॉपी एक आप अपने पास रखोगे, एक उस बंदे को दिखाओगे, देखो भाई मेरे बैंक ने लिख के दे दिया है। वो बंदा जब ये देखेगा हाँ यार बैंक ने लिख दिया कि पेमेंट आ जाएगी, वो गुड्स भेज देगा। बैंक जाके वेरीफाई करेगा गुड्स आ गए और पेमेंट रिलीज कर देगा उसके नाम पे। तो वो भी सिक्योर हो गया, आप भी सिक्योर हो गए कि आपके पास सही तरीके के गुड्स आएंगे और आपकी पेमेंट हो गई। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस और फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट ही यूज होगा। 11th क्लास बिजनेस स्टडीज में पढ़ाई है आपने। फिर आता है हमारे पास अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का मतलब देखो क्या होता है, कमर्शियल बैंक ऑल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज एज पब्लिक हैज अ फुल फेथ इन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बैंक। द पब्लिक डज नॉट हेसिटेट टू बाय द सिक्योरिटीज अंडर रिटन बाय द बैंक। सर ये तो अंग्रेजी थी, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में तो समझाओ, तो सुनो फिर ध्यान से। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का मतलब है बैंक एक फैसिलिटी देता है अपने कस्टमर्स को। क्या फैसिलिटी है कि सपोज मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी ना मार्केट में शेयर इशू कर रही है। जैसे मान लो मेरी कंपनी ने शेयर इशू करने हैं 1 लाख। अब अकॉर्डिंग टू सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग एक लिमिट है कि सर आपके ना जो आप शेयर इशू करते हो 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए। अगर 90% शेयर्स नहीं बिके तो आपका इशू जो है फेल हो जाएगा। ओके, यानी आप शेयर्स फिर इशू नहीं कर पाओगे। तो अब ना पब्लिक जो कंपनीज होती हैं उनको ना एक डर होता है कि यार अगर हमने मान लो शेयर्स बेचे, पैसा आएगा शेयर्स बेच के, उस पैसे से बिजनेस करेंगे, पर अगर 90% शेयर्स नहीं बिके तो मुझे पैसा वापस करना पड़ जाएगा, यानी मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो बैंक को हायर कर लेते हैं एज अंडरराइटर। बैंक को बोलते हैं सर हमारी ना 90% एप्लीकेशन मिनिमम पूरी करवा देना। अगर बाई चांस मान लो शेयर्स बिके 85, यानी 85% शेयर्स बिके, तो जो 5% बची हुई है 90% पूरी करने के लिए वो बैंक खरीद लेगा। अब अगर मान लो बैंक किसी कंपनी की अंडरराइटिंग कर रहा है, किसी कंपनी के अंडरराइटर बन के शेयर्स खरीद रहा है, यानी वो कंपनी अच्छी होगी तभी तो बैंक अपना पैसा लगा रहा है। ऑल्दो बैंक को कमीशन मिलेगा उस खरीदने पे, पर बैंक अपना पैसा तो लगा रहा है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कंपनी अच्छी होगी, यानी उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी, तो पब्लिक भी उस पर हेसिटेट नहीं करेगी इन्वेस्ट करते हुए। आई होप से समझ आता है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब बैंक कलेक्ट एंड पब्लिश स्टैटिस्टिक्स relating to trade, commerce and the industry. Hence they advise customers on the financial matters. यानी बैंक बहुत सारे मैटर्स पे डिफरेंट डेटा इकट्ठा करता रहता है जो उसके कस्टमर्स को बाद में डेटा दिया जाता है उनके यूज के लिए। देखो यहां तक के हमारे फंक्शन से अगला टॉपिक हमारा दूसरा है जो इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होगा। आई होप सो आपको यहां तक का टॉपिक कवर होता है। हमने अभी कमर्शियल बैंक्स के बारे में समझ लिया, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस के बारे में समझ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कमर्शियल बैंक्स कैसे पैसा क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक को पैसा कैसे बनाना आता है, या फिर हमारे देश में इतना सारा पैसा कैसे है, ये हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसी का सेकंड पार्ट जो करेंगे बैंकिंग का ही, उसके अंदर कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको सारी वीडियो समझ आती है। थ्योरी पार्ट है, अच्छे से सुनो समझो, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूं तुमसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।